Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, +2 Agarwal High School, Belaganj. Most welcome to you in Gaya Guidance Programs, which is run by Education Department Gaya. बच्चों, मैं आप लोग को पुनः एक बार फिर गया गाइडेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज से मैं आप लोग के बीच अब इस बार का जो 10th या बोर्ड एग्जामनी है, अब उसके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूं। यह क्रैश कोर्स गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत पुनः आप लोग को एक बार फिर से एक पहल की जा रही है, ताकि आपका जो भी पढ़ाई कोरोना काल में जो छूट गई है उसे भरपाई किया जा सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो इसी सोच के साथ कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इससे ज़्यादा लाभान्वित होने की आप प्रयास करें। तो मैं बता दूं, सब पूर्वत जैसे था वैसा ही है। इस मैथमेटिक्स सेशन में मैं आप लोग के बीच ज्योमेट्री सेक्शन लेकर आऊँगा। आज भी मैं आप लोग के बीच सिमिलर ट्रायंगल लेकर आया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जितने भी 10th क्लास का ज्योमेट्री सेक्शन है वो सारे मेरे अंतर्गत आए हैं। मैं आप लोग के बीच में इसे लेकर आता रहूँगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि सिमिलर ट्रायंगल यानी ज्योमेट्री सेक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर ओल्ड सिलेबस की बात किया जाए तो उससे प्रायः 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन ये विगत 2 सालों से अभी परीक्षा का पैटर्न इस तरफ से बदला है कि जस्ट डबल क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी अटेम्प्टिंग आपका जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन का वो जस्ट दुगना हो गया है। तो इस स्थिति में अब आप समझ लीजिए कि इससे 50 नंबर की क्वेश्चन आपको बनने जा रहे हैं और ये स्वतंत्रता है कि इस 50 नंबर से अगर अच्छे से कमांड कर लेते हैं ज्योमेट्री में तो आपका 50 का 50 मार्क्स भी इससे स्कोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसके लिए ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी वीडियो है उससे आप लाभान्वित होंगे। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर मेरा जो नंबर है उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए, क्रैश कोर्स है, बिना समय गवाए हुए मैं आप लोग के बीच सबसे पहले समरूप त्रिभुज के बारे में आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। समरूप त्रिभुज और उनकी विभिन्न कसौटियां क्या क्या है मैं उससे आप लोग का आज बताने जा रहा हूं। अब यहां पर देख लीजिए कि सबसे पहले समरूप, जैसा बच्चों नाम से ही स्पष्ट होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। सर्वांगसम त्रिभुज में उसका जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, यानी जो जिस आकृति वो रूप से भी और लंबाई से भी और गुण से भी समझिए सब एक जैसा हो तो उसको हम लोग सर्वांगसम कहते थे। ठीक उसी तरह से अब हम लोग जो 10th क्लास है उसमें हम लोग एक समरूप त्रिभुज का जिक्र यहाँ पर करेंगे। समरूप का नाम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पता चलेगा कि सम जोड़ रूप। सम का मतलब बराबर और रूप का मतलब आप समझ सकते हैं आकृति से, यानी बहुत सारे हमारे आसपास की आकृतियां ऐसे हैं जो केवल रूप से बराबर हैं। जैसे बच्चों हम लोग सीधा सा समझ सकते हैं, हाथी और हाथी का बच्चा, हाथी और हाथी का बच्चा एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है, सिर्फ रूप से बराबर होता है, वो उसकी लंबाई से बराबर नहीं होता है। तो बहुत सारे हमारे मैथमेटिक्स में ऐसी आकृतियां भी है जो केवल रूप से समान है। वैसी आकृतियों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे और विशेषकर आप लोग के सिलेबस में इसमें समरूप त्रिभुज के बारे में जिक्र ज्यादा आता है, तो इसलिए समरूप त्रिभुज से भी आप लोग को बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि समरूप आकृतियां होती क्या हैं। जैसा कि आप देख लीजिए कि समरूप आकृतियां का मतलब ही होता है कि वैसी दो ज्यामितीय आकृतियां
जो केवल रूप से समान हो, यानी सिर्फ उसकी आकृति है वो समान होना चाहिए, उसकी लंबाई से कोई लेना देना ना हो, तो ऐसी आकृतियों को ही हम लोग समरूप आकृतियां बोलते हैं या सिमिलर फिगर्स कहते हैं। दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप समान न हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। इससे अब स्पष्ट होता है कि दो सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती है। अब यहाँ पर जितने भी आपने सर्वांगसम पढ़ा था वो सर्वांगसम सारे यहाँ समरूप हो जाएंगे, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगे, कारण कि वो रूप से तो समान हो जाएंगे लेकिन आकार में या लंबाई में वो समान नहीं होंगे, तो इसलिए सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन सारे सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि दो रेखाखंड, यहां पर हमने दो रेखाखंड ले रखे हैं, एक की लंबाई बड़ी है और एक की लंबाई छोटी है, दोनों लंबाइयों के बीच में यहाँ एक समरूपता का प्रदर्शित करता है। इससे बहुत सारे आपका ऑब्जेक्टिव, अभी मैं जो बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं जो मैं आपका बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं केवल लंबाई सिर्फ रूप से बराबर है, लंबाई यानी माप से बराबर नहीं है, तो ये दोनों आकृतियां समरूप हुए, ये सर्वांगसम नहीं होंगे। और भी हमारे बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियां, जैसे यहां देख लीजिए दो त्रिज्याएं सर्किल है और ये दोनों सर्किल की त्रिज्याएं आपकी अलग अलग हैं, यानी त्रिज्या की माप भिन्न भिन्न है, लेकिन ये एक दूसरे के समरूप है, रूप से केवल समान है। ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, दोनों वृत्ताकार है और वृत्ताकार सारे वृत्ताकार आपस में समरूप हो जाते हैं। तो कहता दो वृत्त सदैव समरूप होंगे, परंतु यह आवश्यक नहीं कि सर्वांगसम भी हो। सर्वांगसम तभी दो वृत्त होंगे जब दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। तो यहां पर ये समझ सकते हैं कि ये दोनों कोई भी आकृति जो वृत्ताकार हो वो सब एक दूसरे के समरूप हो सकते हैं। आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल दैनिक जीवन से समझ सकते हैं कि आपका जैसे मान लीजिए 10 रुपये का सिक्का है और एक 5 रुपये का सिक्का है, दोनों की आकृति आपका वृत्ताकार है लेकिन दोनों एक दूसरे के समरूप है, लेकिन उसकी जो प्रिंटिंग है और जो आकार है, रंग है, रूप है, उसमें भिन्नता हो सकती है, तो इसलिए दोनों केवल समरूप कहलाएंगे। और भी है दैनिक जीवन में, देख लीजिए कि कोई भी दो आपका आयत समरूप होते हैं, कोई भी दो वर्ग आपको समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो आयत सभी समरूप होंगे, दो वर्ग आपस में समरूप हो सकते हैं, कारण लंबाई कुछ भी हो, केवल आकार चारों भुजाएं आपस में बराबर है, इसके दो आमने सामने की यानी आसन भुजाएं आपस में बराबर है, मीन्स ये दोनों फिगर भी हमारा समरूप हो जाता है। अब आइए इसी से रिलेटेड है कि समरूप बहुभुज होते हैं। बहुभुज का मतलब होता है कि त्रिभुज और अन्य त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सारे भी समरूप आकृतियां होता है। तो उसके लिए कुछ हमारी एक कसौटी है, जिस कसौटी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये हमारा समरूप होता है कि नहीं। तो दो बहुभुज समरूप तभी कहा जाएगा जब एक बहुभुज के सभी कोण, सबसे पहले देखिए समरूपता का जी बात आती है उसमें दो ही हमारा जो कसौटी है उसको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला कि सभी कोण आपस में बराबर, चाहे जैसी भी आकृतियां हो, अगर रूप से बराबर होगी तो उसकी सभी एंगल्स आपस में बराबर होंगे, तब समझ जाइए कि अवश्य ही समरूप होंगे। तो इसलिए कहा जाता है, और वैसे फिगर को हम लोग समान कोणिक कहते हैं या इक्वी एंगुलर कहते हैं। ठीक है, एक बहुभुज के सभी कोण क्रमानुसार दूसरे बहुभुज के सभी संगत कोणों के बराबर हो जाए तो समझिए कि वो समरूप है। ठीक है, और दूसरी कसौटी है कि उनके संगत भुजाएं समानुपाती होता है। मैं इस पर चर्चा करूंगा, शाम पट पर जाऊंगा तो, कि इसमें क्या होगा कि संगत भुजाएं सभी आपस में बराबर होगी, मतलब समानुपाती होगी। मतलब है कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे की संगत भुजा को जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे, बटे में करेंगे, और एक अनुपात जो आएगा वो सब आपस में बराबर होगी। तो इस तरह से हम लोग दो चीज को समझा। पहला कि कोई फिगर तभी समरूप होगी जब वो आपस में समान कोणिक हो, इक्विएंगुलर हो, इस चीज को एकदम ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा हमने देखा कि उसकी भुजाएं समानुपातिक हो, इक्वी प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तब ऐसे सेंस में हमारा ये जो होता है त्रिभुज या जो भी आकृतियां आएगी, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, सभी आपस में समरूप कहे जाएंगे। अब आइए समरूप को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। तो समरूप को डिनोट करने के लिए हमारे पास देखिए एक इस टाइप का
यानी लेटा हुआ एस जैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो जैसे सपोज दैट कि कोई भी एबीसीडी कोई बहुभुज है, पीक्यूआरएसटी कोई बहुभुज है, आपस में समरूप है, तो उसे हमें सांकेतिक रूप में संक्षेप में दर्शाने का कि एबीसीडी सिमिलर ऑफ या समरूप इसको पढ़ सकते हैं, पीक्यूआरएसटी लिखा जाता है। त्रिभुज के सेंस में आइएगा तो त्रिभुज पीक्यूआर समरूप त्रिभुज एबीसी लिख सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा है। अब आइए जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें एग्जाम में आना है, चूंकि ये बहुत कम समय है और कम क्रैश कोर्स है, तो इतनी ज्यादा तो इसमें हम नहीं बता सकते हैं, कारण है कि बहुत कुछ बातें अभी है, लेकिन अभी फिर सिर्फ पहला हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए वो काफी रामबाण साबित हो जाए। तो आइए हम बताते हैं फिर। तो जैसा कि हम लोग सब जान चुके हैं कि समरूप त्रिभुज में सबसे वीवी हाई जो थ्योरम है हमारा वो है थेल्स प्रमेय। आप लोग सब जाना होगा, थेल्स प्रमेय एक होता है, ठीक है। कहीं कहीं इस थेल्स प्रमेय को हम लोग बोलते हैं आधार अनुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है, इसलिए अलग अलग नाम से भी लोग अगर समझते हैं तो मैं सारी बातों को मैं बता दे रहा हूं कि थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, और इंग्लिश मीडियम से अगर बच्चे जो पढ़ते हैं तो उसके लिए होता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शॉर्ट में इतना हम लोग नहीं बोल पाते हैं, तो जो बच्चे अगर सीबीएसई के हैं तो वो समझ सकते हैं कि थेल्स प्रमेय को हम लोग जो सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं उसको बीपीटी थ्योरम शॉर्ट में पढ़ते हैं कि बीपीटी थ्योरम की बात की जा रही है या थेल्स थ्योरम की बात की जा रही है। तो ये सभी एंगल से देखिए तो एक ही चीज है। थेल्स प्रमेय भी कहीं कहीं कहा जाएगा, कहीं कहीं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहा जाएगा, कहीं कहीं बीपीटी थ्योरम कहा जाएगा, तो सभी एक ही है। अब आइए इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इसकी क्या है, तो स्टेटमेंट मींस कथन, यानी थेल्स साहब ने उन्होंने भी बहुत सारे चीजों को अध्ययन किया था और अध्ययन के बाद समरूपता पर एक उन्होंने अपना थ्योरम डेवलप किया था, इसीलिए इसे को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो यह है कि किसी त्रिभुज की, ध्यान देना है स्टेटमेंट को, कि किसी त्रिभुज की, ठीक है, एक भुजा के समांतर, ठीक है, खींची गई रेखा, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर लिख दीजिए प्रतिच्छेद करती है, या परिच्छेद भी करती है। प्रतिच्छेद का मतलब आर पार हो जाता है, लेकिन परिच्छेद लिखिए, परिच्छेद करती है, ठीक है। वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी जो भुजा को मिलती है उस भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अनुपात में विभाजित करती हैं, ठीक है। ये आपका बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट है। कहीं कहीं आपका ये इस थ्योरम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लस कहीं कहीं सिर्फ देता है कि आप थेल्स प्रमेय को लिखें, 2 नंबर में ये दे सकता है, या उसकी डिस्क्रिप्शन, और ये ऐसे संभवतः 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि थेल्स प्रमेय को साबित करें या इसको थेल्स प्रमेय को लिखें, ये 5 नंबर में रहेगा। तो आप इसको पूरा प्रूफ करना है, जो मैं यहाँ प्रूफ करूंगा। इंग्लिश में अगर इसको देखिएगा तो इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ इंटरसेक्ट टू द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड इन 2 साइड इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो इस तरह का आता है। अब यहां पर ध्यान रखना है, सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी हम लोग थ्योरम कोई भी चीज पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन बनाना है
तो वो स्टेटमेंट से एक फिगर ड्रा करने की कोशिश कीजिए और इस आधा से ज्यादा आपकी जो फिगर है, ठीक है, सिर्फ हूबहू उसमें आपका स्टेटमेंट में जिक्र होता है उसका। तो करा किसी त्रिभुज की, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, कोई भी एक त्रिभुज बना सकते हैं। इस त्रिभुज का नाम हम लोग रख दीजिए ABC, ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर। अब इस त्रिभुज में आपको पता है कि 3 भुजाएं होती है, तो सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आधार के समांतर ही एक ऐसे रेखा खींचते हैं जो इन दोनों भुजाओं के एक एक बिंदु पर जाकर परिच्छेद करेगा, मतलब आपस में जाकर मिल जाएगा। तो सपोज डेट कीजिए कि जिस रेखा पर वो मिल रहा है वो रेखा सपोज डेट कीजिए AB के D पर और AC को E बिंदु पर परिच्छेद कर देता है। बस इतनी स्टेटमेंट थी। और तब साबित करना है कि अगर किसी त्रिभुज में इस रेखा के समांतर अगर कोई दूसरी रेखा खींचा जाए तो वो दोनों अन्य भुजाओं के जिस बिंदु पर परिच्छेद करेगा तो वो परिच्छेद बिंदु दोनों समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे करता है। तो ये थ्योरम थी, स्टेटमेंट था, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब साधारण प्रतिज्ञा इसको आम भाषा में बोला जाता है। और यस जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो एक विशेष प्रतिज्ञा का मतलब ही बच्चों होता है कि हम शपथ लेते हैं या किसी चीज के बारे में हम लोग क्या है ओथ लेते हैं। तो यहां हम जो फिगर बनाया इसकी शपथ लेना है। क्या शपथ लेना है कि माना कि त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है, ठीक है। ABC त्रिभुज बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन यहां मानना कि ABC कोई त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर DE खींचा गया है। क्लियर? BC के समांतर D खींचा गया है, जो दो अन्य भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु क्या है D और E पर मिलते हैं या परिच्छेद करते हैं। ठीक है, यही स्टेटमेंट था। बस उस स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू फिगर हमें लिख देना है। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है कि इसकी भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करता है। मींस तो सिद्ध करना है कि क्या ये भुजाएं है आपका दो अनभुजा जिस पॉइंट पर मिला है तो ये दो टुकड़ा में बट गया, ये भी दो टुकड़ा में बट गया है। तो एक टुकड़ा बटा दूसरे टुकड़ा इक्वल टू इसका एक टुकड़ा बटा दूसरे टुकड़ा हो जाएगा। यही कहता है कि ये समान अनुपात में विभाजित करता है। मीन्स AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें प्रूव करने की जरूरत है। यही हमारा सेल्स प्रमेय का कंप्लीटली स्टेटमेंट था। अब आइए जब प्रूफ के दृष्टि से हम लोग इसको देखते हैं तो थ्योरम में एक रचना की जरूरत होती है जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। बाहर से फिर हम लोग को कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। और एक चीज मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में जाकर कोई चीज याद करने की जरूरत है तो वो ज्योमेट्री ही याद किया जाता है। और उसके जो रचना है वो हमें ध्यान रखनी है कि किस फिगर में या किस थ्योरम में क्या हमें रचना बाहर से करने की जरूरत है, ये याद रखने वाली बात है। तो शायद अगर इसको याद कर लीजिएगा या कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिएगा तो आपको ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन माना जा सकता है आपके लिए। करना क्या है कि D से एक हम लोग लंब खींचेंगे AC पर, ठीक है, इसका नाम आप DM कर सकते हैं। E से एक लंब खींचेंगे AB पर, इसका आप N लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद C को D से मिलाएंगे, E को B से मिलाएंगे। बस ये आपका रचना करता है। अब इस रचना को हमें लिखना है कि DM लंब, DM किस पर खींचा गया AC, कॉमा EN लंब किस पर खींचा गया AB पर, ठीक है, खींचा
सिर्फ लिख दीजिए, ठीक है। एवं बी को ई से, बी को ई से और सी को डी से, सी को डी से मिलाया, बस ये आपका रचना हो गया। क्लियर। अब यहां पर जब रचना हो गया तब हमें प्रमाण की आवश्यकता आ रही है, तब हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रमाण मीन्स प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। प्रूफ जब करेंगे तो जो हमारा अब यहां प्रूफ की बात है वो हमें समझना है कि हमें हर फिगर के लिए अलग अलग, इसके लिए कोई आधार नहीं होता है। ऐसे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर ज्योमेट्री मुझे आज तक समझ ही में नहीं आया है, लेकिन बच्चों इसमें भी बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है। जिस तरह के और चीजों पर आप नजर रखते हैं तो थोड़ी सी नजर अगर इस सेक्शन पे भी रखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चा का मैथमेटिक्स में कम नंबर आता है तो उसका सबसे पहला कारण माना जाता है कि ज्योमेट्री सेक्शन उसका अच्छा नहीं होता। अर्थमेटिक बहुत अच्छा कर लेता है या फिर आपका मेंसुरेशन बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन जाकर बच्चा इसमें अटक जाता है कि इतने फिगर के चक्कर में हमें नहीं पढ़नी है। लेकिन ये आपको 100% मार्क्स दिलाने में मदद साबित होता है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करना है और अच्छे से समझना है। जब तक अच्छे से समझिएगा नहीं तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। अब आइए प्रूफ पर हम लोग चलते हैं। फिगर आपका बना रहेगा, अब आइए, ये चूंकि हमारा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें दो पार्ट में इसको लेकर चलेंगे। एक पार्ट का है त्रिभुज एडी, तो सिंपल लिखिए, प्रमाण में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एडीई इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसको दो एंगल से निकाल सकते हैं, एक आप आधार ए बी लेकर और एक आधार ए सी लेकर। तो अभी हम लोग आधार ए बी लेकर चलेंगे, तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू, ठीक है, ये आधार हो जाएगा ए डी और लंब हो जाएगा इसका ई एन। कोई दिक्कत? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होती है, तो उसी सूत्र पे ये सेटअप हो गया। फिर अब इसमें एक त्रिभुज और है, तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। बीडीई ध्यान देना है कि किस एरिया की बात है, ये चित्र है, इसके त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं, तो 1/2 गुना इसका आधार हो जाएगा बीडी और ऊंचाई आपका एम काम कर जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ये इसके लिए ऊंचाई भी ई एन ही काम करेगा, तो ई एन हो जाएगा। उसके बाद दोनों को हम लोग बटे में कर देंगे, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन और नीचे हो जाएगा 1/2 इंटू बीडी इंटू ई एन। बच्चों यहां हाफ हाफ है, तो हाफ हाफ को यहां साफ कर दीजिए आप, क्लियर, ठीक है, कट गया। उसके बाद एन भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा एडी अपॉन बीडी, ये इक्वेशन फर्स्ट। अभी हम लोग एक आधार लेकर चला था, अब दूसरे आधार दूसरे भुजा को लेकर चलेंगे, तो लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो अब आधार हमारा चेंज हो जाएगा, इस तरफ का आधार लेकर चलेंगे तो ए इंटू डीएम हो जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर देखिए तो डीईसी है, तो डीईसी लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू ईसी इंटू ऊंचाई आपका डीएम ही काम करेगा। फिर इसी तरह से, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू हाफ इंटू एई इंटू डीएम अपॉन हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। जैसा ऊपर देखा, हाफ से हाफ साफ कर दीजिए, उसके बाद डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या फाइनल एई अपॉन ईसी, ये एई अपॉन ईसी हो गया। अब ऐसे सेंस में हमें एक चीज और रखना है ध्यान कि डीईसी एरिया ऑफ
ट्रायंगल डीईसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी एक दूसरे का क्या है, एक ही आधार पर है। और चूंकि रचना से हम लोग देखा था या क्वेश्चन से कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि बीसी समांतर डीई है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डीईसी डीबीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। कारण आपने 9th क्लास में एक थ्योरम थी कि किसी भी दो समांतर रेखा और एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो एक आधार पर देखिए, इसका भी आधार डी है, इसका भी आधार डी है, और प्लस ये दोनों एक समांतर रेखा के बीच में है, तो ऐसे सेंस में ये दोनों त्रिभुज का एरिया इक्वल होता है। जैसे थ्योरम है ये, अब 9th क्लास में ये थ्योरम दिया हुआ है। अगर नहीं है तो कभी 9th क्लास का भी आप बुक उठाइए और इस थ्योरम को आप जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर ये देख लिया कि त्रिभुज डीबी जो होगा त्रिभुज डीईसी के बराबर हो गया। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टू डीईसी के बदले हम डीबीई लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई लिख दीजिए और यही आ जाएगा एई अपॉन ईसी। अब इसको इक्वेशन सेकंड करेंगे। नजर दौड़ाइए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में एक पार्ट दोनों में सेम आ गया, तब ऐसे सेंस में हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन को इक्वेटिंग कर देते हैं, तब बाकी जो पोर्शन उसके इक्वल हो जाता है। तब हम लोग लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। ठीक है, ओनली इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से क्या करेंगे, इक्वेटिंग हो गया, तो फाइनली आ गया कि एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करने की जरूरत था। और तब इतना करने के बाद हम 5 नंबर के हकदार हो जाते हैं और आप 5 नंबर आप सेव कर सकते हैं आसानी से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इस टाइप की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं एक अगले थ्योरम की तरफ, जो उपप्रमेय है, जो इस थ्योरम से रिलेटेड माना जाता है, इसलिए उपप्रमेय या कोरोलरी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। कोरोलरी टाइप की क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपको प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। थेल्स प्रमेय तो हमेशा पूछता है, ठीक है, अल्टरनेट ईयर में जरूर पूछता रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां हम लोग कोरोलरी है एक, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। एक चीज और बता दूं कि थेल्स प्रमेय के साथ साथ थेल्स का विलोम भी पूछा जाता है। तो विलोम में क्या होता है कि जस्ट उल्टा, इसमें समांतर भुजाएं दी रहती है थेल्स प्रमेय, अनुपातिक भुजा पूछा जाता है, लेकिन विलोम में अनुपातिक भुजा दी रहेगी और समांतर भुजा प्रूफ करना होता है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। इसलिए अगर आप थेल्स प्रमेय को प्रूफ कर लीजिएगा तो उसका विलोम को भी आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा इसमें घबराना नहीं है, दोनों को आप इसमें बना सकते हैं सेम प्रोसेस से। ऐसे मैं वो थेल्स थ्योरम का प्रमेय जो है विलोम, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, वहां से जाकर भी आप लोग इसको लाभान्वित हो सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइए, एक है सिद्ध करें कि किसी भी त्रिभुज का आंतरिक समद्विभाजक कोण उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा के आंतरिक विभाजित करता है। एक उप प्रमेय है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा, मैं वहां से डायरेक्ट आपको फिगर ड्रा करके दिखा देता हूं। समय कम है, बहुत ज्यादा आप लोग को इसमें हमें बताने की जरूरत है। तो डायरेक्टली हम लोग समझते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। थोड़ी सी त्रिभुज की इस फिगर को और नीचे की तरफ हम लोग बनाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम आप ABC रख दीजिए। करा है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक, तो इस कोण को हम लोग रखेंगे, इसका आंतरिक समद्विभाजक करेंगे, ठीक है। ये आंतरिक समद्विभाजक मतलब यहाँ एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो BC को D पर मिलेगा और एक को 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी सपोज कीजिए कि एक एंगल 1 है, एक एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। तो ऐसे सेंस में अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज के एक कोण को समद्विभाजक रेखा दूसरी भुजा के इस बिंदु पर मिलेगा, तो इसका अनुपात बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग ये चीज
फिगर है। अब इसकी विशेष प्रतिज्ञा मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। विशेष प्रतिज्ञा में लिखना है कि माना कि ABC कोई त्रिभुज है, क्लियर, ठीक है, और कोण A का समद्विभाजक, ठीक है, AD भुजा BC को B बिंदु पर मिलती है, तो सिद्ध करना है कि, तब यहां आप आ जाइए, सिद्ध करना है कि क्या AB बटा AC, ध्यान देना है, AB बटा AC यानी जो भुजाएं हैं बाकी शेष AB बटा AC, और बाकी जो इस समद्विभाजक जो है उसके बराबर हो जाएगा BD बटा DC। ये आपको प्रूफ करना है। तब आइए इसमें भी रचना की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग इसमें रचना डालेंगे। रचना में क्या डालना है कि इसके समांतर एक रेखा खींचना जो AD रहेगी। इसलिए जब भी इसमें मैं सावधानी के रूप में आपको बता दूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा तो रचना थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप स्पेस लेकर जब भी फिगर बनाएं तो स्पेस लेकर फिगर बनाएं और इसके समांतर एक रेखा खींचने की कोशिश कीजिए जो समांतर है, ठीक है, और वो समांतर रेखा इसके बढ़ाए हुए भाग पर जाके मिलेगी, ठीक है, इसके बढ़ाए हुए भाग पर जाके मिलेगी। अब वो मान ली सपोज कीजिए कि E पर मिलेगा, ठीक है, तो AD और EC जो होगा एक समांतर हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरी चीज है कि C बिंदु से DO को समांतर इस प्रकार खींचा जाए जो एक E बिंदु पर आकर मिल जाएगा। तो रचना में हमको लिखना है कि AD समांतर, ठीक है, EC इस प्रकार खींचा जाए, इस प्रकार खींचा जाए कि, ठीक है, कि A को या AB को बढ़ाए हुए भाग B पर मिलती हो, ठीक है। अब ऐसे रचना हो गया। अब इसको क्या करना है, हम लोग प्रमाण में आएंगे। प्रमाण में क्या करना है, जैसा कि आपको पता हो गया कि एक कंप्लीट एक त्रिभुज हो गया, जो अभी हम लोग थेरेस प्रमेय पढ़े थे उसी का इसमें प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसको कोरोलरी कहा जाता है या उप प्रमेय कहा जाता है। यानी जब कोई भी कथन को किसी स्टेटमेंट के सहारे लेकर प्रूफ करते हैं तो वो हमारा उप प्रमेय कहला जाता है, ठीक है। तो ये उप प्रमेय के अंतर्गत में चला जाएगा। तो यहां प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज BEC में, बड़ा त्रिभुज हो गया BEC में, क्या हम लोग को मालूम है रचना से कि AD समांतर EC, ये कहां से मिला था, रचना में हम लोग डाला है। तो यहां रचना से लिख सकते हैं कि बढ़ाए हुए भाग को AD समांतर आपका EC है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां कोण 1 है, यहां कोण 2 है। अब यहां पर भी कोई कोण बनेगा तो इसको कोण 4 रख दीजिए और यहां कोण 3 रख दीजिए। तो अब आप लोग को ध्यान रखना है कि जब कोई भी भुजा को बढ़ाएंगे और समांतर रहेगी तो यहां चित्र से देख लीजिए कि कोण BEC बराबर 4 और कोण यहां पर देख लीजिए ACE बराबर कोण 3 है। तब यहां पर देख लीजिए ये, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4, कैसे, तो समान संगत कोण है। कोण 1 जो है कोण 4 के बराबर है, एक कोण 4 के बराबर होएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच का संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा। फिर यहां लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, ये कैसे होगा, दो समांतर रेखाओं के बीच के एकांतर कोण है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच का अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होता है। तो इस तरह से कोण 1 बराबर कोण 4 है, कोण 2 बराबर कोण 3 है, ठीक है। फिर चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 पहले से पता था, हमारा स्टेटमेंट बता रहा था,
इसलिए कोण 3 बराबर भी कोण 4 हो जाएगा। तब हमें कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो जाएगा। तब देखिए कि कोण 3 के ठीक सम्मुख भुजा कौन है, AE, और कोण 4 का ठीक सम्मुख भुजा कौन है, AC। तो AE बराबर क्या हो जाएगा, AC। ये हमारा एक पार्ट मालूम हो गया या प्रूफ हो गया। अब आपको पता है थेल्स प्रमेय से हम लोग चलेंगे। थेल्स प्रमेय से, ठीक है, पूरे त्रिभुज में चलिएगा कि AD समांतर EC है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, BA बटा या AB बटा AC, या AE कर सकते हैं, AB बटा AE, तो बराबर BD बटा DC, ये हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए कि AE के जगह पर हम लोग AC रख सकते हैं, तो यहां पर फिर आ जाएगा कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC, और यही हमें प्रूफ करने की जरूरत था। तो यहां पर फटाक से हम लोग लिखेंगे कि दिस इज अ प्रूव्ड। ये हम लोग का एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर की क्वेश्चन भी बहुत सारे बनेंगे। अब आइए, एक है थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड होता है। कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। मतलब हो गया कि सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज ड्रा कर लेंगे। समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको पता होगा कि केवल 2 भुजाएं इसमें आपस में, वैसे चतुर्भुज जो 2 भुजा आपस में समांतर हो, ठीक है, और इसके विकर्ण क्या होता है, अलग अलग हो सकते हैं। तो ये विकर्ण ये हो जाएगा और एक विकर्ण ये होगा। यानी वैसे चतुर्भुज केवल 2 भुजाएं आपस में समांतर हो तो उसी को ही हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ट्रैपीजियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो रूल है, जो परिभाषा का, उसके हिसाब से एक आपका भुजा बड़ी भी हो सकती है और एक भुजा आपकी छोटी भी हो सकती है। तो उस सेंस में हमारा यहाँ आ जाता है कि 2 भुजाएं जो हैं कैसे आपस में ये होता है। तो मान लीजिए कि ये दोनों विकर्ण है, एक दूसरे को ई बिंदु पर या ओ बिंदु पर भी आप रख सकते हैं कि प्रतिच्छेद करता है। तो जब ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो हमें साबित करना है कि ये जो है, जो बांट रहा है, एक समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कि माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण कौन विकर्ण है, तो AC और BD O पर एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो साबित करना है, क्या साबित करना है कि अब यहां पर जो हमें साबित करना है तो उसको हम लोग लिखेंगे कि OD बटा, ध्यान दीजिएगा, OD बटा OB बराबर OC बटा OA, ये साबित करना है। यानी एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है। यहां पर थोड़ा सा रचना हमें डालने की जरूरत है। तो एक रचना में हम लोग लेंगे कि इसके समांतर, ठीक है, एक मान ली कि M कोई रेखा है, तो यहां पर लिखेंगे रचना में कि OM समांतर AB समांतर CD खींचा। ये OM जो है
इसका भी समांतर है, इसका भी समांतर है, दोनों के समांतर है। अब जब समांतर है तो इसमें हमारा दो आपका त्रिभुज है, ऐसे तो त्रिभुज 4 है लेकिन 2 ही त्रिभुज का हम लोग लेकर चलेंगे। तो एक त्रिभुज हमारा क्या मिल रहा है, ए बी डी त्रिभुज में चलेंगे। तो परमान में आइए, त्रिभुज एबीडी में क्या मिल रहा है, एमओ समांतर एबी है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में समांतर हो जाती है तो हम लोग वहां तुरंत थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तब यहां थेल्स प्रमेय से क्या मिल जाएगा कि डीएम अपॉन एम इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी, ये एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। ठीक है, पुनः अब इस पार्ट में हम लोग चलेंगे। पुनः त्रिभुज एसीडी में क्या मिलेगा, एमओ समांतर डीसी। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे तो ये लग जाएगा क्या, डीएम रेशियो एएम इक्वल टू, यहां हो जाएगा ओसी रेशियो ओए, ये बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए डीएम और एमए या एम दोनों इक्वल होता है, तो ये दो समीकरण है, दोनों के इक्वेटिंग कर देंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा डीओ अपॉन ओबी इक्वल टू ओसी अपॉन ओए। ठीक है, और यही हम लोग को प्रूफ करना था कि ओबी अपॉन ओडी अगर प्रूफ करना है तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लेकर चल जाइए, तो हो जाएगा ओबी अपॉन ओडी इक्वल टू ओए अपॉन ओसी। ठीक है, और दिस इज अ रिक्वायर्ड प्रूफ हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे आया। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेकर आया है, खास करके कि इसको फिगर बेस्ड क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे ड्राइव कर पाएंगे। जैसे यहां पर देख रहे हैं कि एक आकृति है, इस आकृति में एक त्रिभुज है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में। 2 नंबर की क्वेश्चन जो है इससे प्राय इस टाइप के क्वेश्चन देता है। तो एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बीसी भुजा के समांतर डी दिया हुआ है। आप सीधा सा समझ सकते हैं कि हाँ हमारा थेल्स प्रमेय डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डी समांतर बीसी है यदि एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर है, एई बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ईसी का मान पूछता है। तो बहुत आसान है ईसी का मान पूछने के लिए, और फिर कंप्लीट एसी का भी मान पूछता है। तो जब एई पता है ईसी निकाल लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो एसी भी निकल जाएगा। अब आ जाइए, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, तो फौरन हम यहां पर लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से एडी बटा डीबी है ना, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होता है। तो ये थेल्स प्रमेय से हो गया। जैसे हम लोग लिख रहा है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो एडी का मान डीबी का मान सबको वैल्यू कर दिया, पुटअप कर दिया, तो ईसी बराबर हम लोग देख रहे हैं 7.5 सीएम आ गया। अब जब 7.5 एक पार्ट आ गया ईसी का मान, पूछ रहा है कि एसी का मान कितना होगा, तो एसी का वैल्यू होता है एई प्लस ईसी। तो इसका मतलब एसी बराबर एई प्लस ईसी मींस 5 प्लस 1.5 मींस 12.5। तो इस तरह का आंसर जो फाइनल वे में 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी बच्चे डर जाते हैं कि सर ये ज्योमेट्री तो हमको समझ ही में नहीं आता है। बहुत आसान है, खाली समझने की जरूरत है। तो ईसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, एसी बराबर 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी है जो एग्जामिनेशन के हिसाब से आप लोग के लिए मैं कलेक्शन लेकर आया हूं, और इसको देखिए और देखकर इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक है आकृति, देख लीजिए कि एक त्रिभुज है एबीसी है। इस त्रिभुज में हम लोग को दिया गया है कि डीए समांतर एएफ है, डीई जो है समांतर है एएफ का, ठीक है, और दिया हुआ है डीएफ, डीएफ जो समांतर है वो एसी का है।
तो इसमें बहुत सारा पोर्शन है। जो फर्स्ट एरो देख रहे हैं एक एरो, तो ये इसके समांतर है। डबल डबल जो एरो देख रहे हैं वो डीएफ और एसी के समांतर है। तो अब ऐसे हाल में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो त्रिभुज BAF में डी समांतर एफ है, तो BD बटा डी, जब यहां पर ध्यान देना है कि DE ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो हम लोग सिर्फ इस त्रिभुज में ही चलेंगे कि त्रिभुज ABE में चलेंगे और थेल्स प्रमेय को लगाएंगे। तो BD, ध्यान दीजिए, BD बटा AD, ठीक है, और BE बटा EF हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट कहां से, तो थेल्स प्रमेय से आया था। फिर अब पूरा कंप्लीट त्रिभुज में चलेंगे ABC में, ABC में, तो ABC के लिए ये और ये आपस में समांतर है, तो इसी पोर्शन को लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे कि DF समांतर AC है, तो थेल्स प्रमेय लगाइएगा, तो BD बटा AD बराबर BF बटा FC हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड काम कर जाएगा ये थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ध्यान दीजिएगा, तो ये समीकरण ये BE बटा EF और BD बटा D ये दोनों में इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेटिंग होकर इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें यही प्रूफ करना था कि BE बटा EF बराबर BF बटा FC, जो हमें साबित करना था। तो इस तरह से बहुत आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आते हैं। एक अभी आपने आप लोग को बताया कि किसी भी समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और समद्विभाज करते हैं। तो उससे रिलेटेड है, यहाँ पर मान पुटअप है, एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, OA का मान दिया हुआ है, देख लीजिए वो 3x - 19 दिया हुआ है। OB का मान दिया हुआ है कितना, x - 3 दिया हुआ है। OC का मान भी मालूम है x - 5 और OD का भी मान पता है। तो ऐसे में पूछेगा कि x का मान कितना हो जाएगा। तो अब आप लोग को पता है, डायरेक्टली एकदम इसको अप्लाई करिए। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा, तो ज्यादा नहीं करना है कि चूंकि ये समलंब चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो फौरन इसके विकर्ण को हम लोग OA बटा OC बराबर OB बटा OD, OA बटा OC बराबर OB बटा OD लिख देंगे और सारे वैल्यू को हम लोग पुटअप कर लेंगे। पुटअप करने के बाद देख लीजिए इस तरह का 3x - 19 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 9x - 57 और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का - 8x + 15 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का - 17x + 72 = 0 हो जाएगा। मीन्स ये द्विघात समीकरण जैसा आ जाएगा और उसको फिर हम लोग मिडिल स्प्लिट टर्म करेंगे तो x - 8 और x - 9 एज ए गुणनखंड आएगा। तो यानी x की वैल्यू 8 भी हो जाएगी और x की वैल्यू 9 भी हो जाएगी। तब हम लोग यहाँ पर देखा कि x की वैल्यू 8 भी रख दीजिएगा तभी वो हमारा समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, 9 भी रख देंगे तभी, तो इसका आंसर 2 आएगा क्योंकि x बराबर 8 भी और 9 भी। तो इस तरह से फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। फिर आइए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि एक त्रिभुज है, पुटअप किया हुआ मार्क्स है, जिसमें PQ समांतर BC है, ठीक है, और पूछेगा कि x का मान निकाल लीजिए। कुछ नहीं, अभी हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर रहे तो फौरन उसमें थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। तो ABC में चूंकि ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे। वैल्यू पर पहले से हमारा चिन्हित है, पुटअप है, तब यहाँ पर PQ समांतर BC होने की स्थिति में AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। तो इस तरह से इसको हम लोग वैल्यू लगा देंगे। लगाने के बाद इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा तो x का वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3x बराबर 2x + 4 हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो इस तरह से x की वैल्यू सिर्फ एक मान आ जाएगा जो है 4। तो बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आप, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो यहाँ पर समझने की जरूरत है। सिर्फ ये बीपीटी थ्योरम पर हमने दिया था। अब जो है मैं आप लोग को एक समरूप त्रिभुज के बहुत सारे अभिलाक्षणिक गुण हैं, जैसे आपने सर्वांगसम में पढ़ा था, बहुत सारी इसकी कसौटियां थी 6। इसी तरह से समरूप में भी 3 कसौटियां हैं। उन कसौटियों को मैं अब जिक्र करूंगा कि ए समरूपता या ए समरूपता, ए समरूपता, जैसे सर्वांगसम में हमने पढ़ा होगा आप लोग कि ए सर्वांग समता या एस सर्वांग समता, ए सर्वांग समता। तो इसी तरह से इसमें भी थ्योरम में भी कुछ अभिलाक्षणिक गुण है, उसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो कह रहा यदि त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, सिर्फ
ए का मतलब कोण, एंगल एंगल एंगल्स, उसी को ए समरूपता कहा जाता है। या हिंदी में कहीं कहीं लिख देगा को समरूपता, मीन्स कोण 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 समरूपता। तो इसलिए घबराना नहीं है। और इसका मतलब होता है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समान कोणिक हो जाएंगे, और जब त्रिभुज समान कोणिक होंगे तो प्रथम जो समरूपता का कसौटी था उससे त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो इसलिए दो त्रिभुज समान कोणिक होंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, वो प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग देख लीजिए कि दो त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जो समरूप रहे, देखने में सिर्फ एक जैसा रहे, माप कुछ भी हो, ठीक है। तो एक एबीसी त्रिभुज लिया है, एक त्रिभुज डीईएफ लिया है, ठीक है। दोनों में एक दूसरे के समझिए कि कोण सिर्फ बराबर है। मालूम है कि त्रिभुज एबीसी डीएफ इस प्रकार है कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, और कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है कोण ई एफ के बराबर है। सिर्फ इतना दिया हुआ है। तो साबित करना है कि ये त्रिभुज और ये कंप्लीट त्रिभुज एक समरूप है, ठीक है। अब हम लोग इसके समरूपता को प्रूफ करने के लिए हमें क्या सहारा लेना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप, ये समरूप का चिन्ह होता है, त्रिभुज डीईएफ है। रचना में क्या करना है कि जो सबसे छोटी मान के चलिए आकार में, लंबाई में अगर जो त्रिभुज रहेगा उसके सापेक्ष या उसी के जैसा वहां पर से एक ऐसा रेखा खींच के काटेंगे जो ये दोनों के एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाए। तो यहाँ पर रचना में करना है कि त्रिभुज डीईएफ, ध्यान देना है, डीईएफ में भुजा डी जो है, भुजा डीई और बिंदु को पी पर, और भुजा डीएफ के बिंदु क्यू पर इस प्रकार रखिए कि वो बीसी के और पीक्यू के बराबर हो जाए, ठीक है। तो AB बराबर डीपी और AC बराबर डीक्यू को PQ को मिला देते हैं तो एक दूसरे से समांतर हो जाता है। अब हमारा जो है इस कोण के, इस त्रिभुज के जैसा यहाँ पर एक त्रिभुज कटअप कर लीजिए। सिंपली जान लीजिए, जब कटअप कर लीजिएगा तब क्या मिलेगा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DQ में जाएंगे। जैसे मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DQ में जाएंगे, ABC और DPQ में जाएंगे। तो यहां पर मिलेगा कि AB बराबर, पहले से दिया हुआ कि AB बराबर DP, ये रचना से हमने डाला था कि इतना ही काटेंगे जितना AB का वैल्यू DP के बराबर होगा और AC की वैल्यू DQ के बराबर होगा। और कोण A और कोण D पहले से पता है, जो कि क्वेश्चन कर रहा था कि कौन समान कोणिक है, तो ऐसे सेंस में कोण A कोण D के बराबर है। तो इस स्थिति में देख लीजिए कि कोण A कोण D के बराबर है और AC बराबर DQ है, तो भुजा कोण भुजा, ठीक है, सर्वांगसमता का भुजा कोण भुजा एक कसौटी थी, उस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम का मतलब इक्वल भी और समरूप भी, इसीलिए इसका सिंबल होता है इक्वल भी और समरूप भी। तो सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो जाता है तो कोण B बराबर कोण P हो जाएगा। यानी जो चित्र में आप देख रहे हैं, कोण B बराबर कोण, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सिपिसिटी से। सिपिसिटी का मतलब होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी को हम लोग एकदम शॉर्ट में सिपिसिटी लिखकर काम चलाते हैं और बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए कोण P बराबर कोण E, चूंकि ये कोण संगत कोण के युग्म है तो इसलिए बराबर हो जाएगा। और PQ EF समांतर था, तब यहाँ DP बराबर D और DQ बराबर DF सब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। बराबर होने की स्थिति में फिर हम लोग को यह सिद्ध किया जा सकता है कि AB समांतर D और BC समांतर EF हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट को लेकर चलिएगा तो कंप्लीटली तीनों पार्ट आपस में भुजाएं उसके अनुपातिक हो जाएगा। यानी सिर्फ हमें कोण बराबर था, भुजानुपातिक हो गया, और भुजानुपातिक हो गया तो दूसरे एंगल से हमारा यह त्रिभुज भी समरूप प्रूफ हो जाता है। तो यही हमारा कर रहा है कि जब यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो जाए तो तीनों वो समरूप हो जाएगा, या तीनों भुजाएं अनुपातिक समान हो जाए तब भी वो समरूप हो जाए। तो कोण बराबर था, भुजा अनुपातिक प्रूफ करके दिखा दिया उससे रिलेटेड। और अगर भुजा अनुपातिक रहेगा
तो कोण बराबर करके प्रूफ किया जा सकता है और फिर उसे सर्वांग समता दिखा सकते हैं। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोरोलरी है कि किसी भी त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के केवल दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कारण क्या है कि अगर एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर होगा तो अवश्य ही उसका तीसरा कोण स्वतः उसके दूसरे के तीसरे कोण से बराबर हो जाएगा। तो इसी स्थिति में तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा और त्रिभुज सर्वांग समता में चला जाता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में देख लीजिए कि सपोज डेट कीजिए कि एक एबीसी त्रिभुज है, एक डीईएफ त्रिभुज है, हमें दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण डी है और कोण बी बराबर कोण ई है, ठीक है, और साबित करना है कि ये त्रिभुज समरूप है। तो कुछ नहीं करना है, केवल इसको हम विशेष प्रतिज्ञा में लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज एबीसी और कोई भी त्रिभुज है जिसमें कोण ए कोण डी के बराबर और कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, तो साबित करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। अब आइए सिर्फ इस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, प्रमाण के सेंस में सिर्फ चलेंगे इस त्रिभुज में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री एबीसी के सेंस में लिख देंगे। दूसरे त्रिभुज में आपने भी जान चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है तो कोण डी कोण ई कोण एफ के बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये 180 80 दो इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी एफ हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होगा तो जो ए और ए के बराबर था तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद पता चलेगा कि एंगल सी भी एंगल एफ के बराबर हो गया। अब हमें पता हो गया कि सब यानी एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया। तो अभी जस्ट हमने थ्योरम में प्रूफ किया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो वह समान कोणिक होंगे और उस स्थिति में त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो अवश्य ही अब यहाँ भी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी समरूप हो जाएगा। तो इस तरह से देखा। अब आइए एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहां पर देखना है कि एक ऐसे त्रिभुज है, ठीक है, ये जो त्रिभुज का जो थ्योरम मैं प्रूफ करने जा रहा हूं ये पाइथागोरस प्रमेय भी यही चित्र हम लोग लेकर आएंगे जब पाइथागोरस प्रमेय जो हम प्रूफ करेंगे तब। लेकिन तब तक का अभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमारा थ्योरम क्या बताता है। कहा कि यदि समकोण त्रिभुज ठीक है के समकोण बनाने वाले शीर्ष ठीक है से कर्ण पर डाला गया लंब हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर क्या होगा, मूल त्रिभुज के एवं मूल त्रिभुज भी लिख दीजिए, मूल त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। करा कि किसी भी त्रिभुज के, कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के जो शीर्ष कर्ण होती है वो शीर्ष उसके कर्ण से उसके शीर्ष बिंदु पर जब लंब डालेंगे तो जो एक रेखा प्राप्त होगा उससे आपका दो त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो दोनों त्रिभुज और मूल त्रिभुज सब आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे और यही हमें प्रूफ करना है। ये थ्योरम आपको पाइथागोरस प्रमेय जब मैं लेकर आऊंगा तो उसमें इसके बहुत सहायता होगा और जस्ट लाइक समझिए यही से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी प्रूफ करेंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा इसके लिए। तो खैर अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ किया जा सके कि वो थ्योरम तीनों त्रिभुज कैसे आपस में ये हो जाता है। तो सबसे पहले कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज आप ऐसे बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। समकोण कहां बन रहा है, तो कोण ए जो है हमारा ये समकोण बना रहा है। तो कोण ए जब समकोण बना रहा है तो बीसी अवश्य ही, क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले की ठीक सामने की भुजा ही हमारा
कर्ण होती है या हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये कोण ए 90 डिग्री है तो BC हमारा कर्ण हो जाएगा। तो थ्योरम कह रहा है कि किसी यदि समकोण त्रिभुज समकोण बनाने वाले शीर्ष ए है पर डाला गया लंब हो तो लंब रेखा जो होगा, यानी मान लीजिए कि यहां से एक लंब खींच दीजिए, ठीक है, और ये BC को सपोज डेट कीजिए कि D बिंदु पर आकर मिलता है, या इसको आप स्टेट भी ला सकते हैं, ठीक है। D बिंदु पर आता है तो कह रहा है कि इससे दो पार्ट में त्रिभुज बटेगा, ठीक है। जो समकोण त्रिभुज मूल था वो फिर से नया नया दो त्रिभुज बन जाएगा। तो लेकिन इसमें खूबी है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप भी हो जाएंगे। अब कैसे समरूप होंगे, तब इसको हम लोग लेकर चलते हैं, प्रूफ करते हैं। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो देखिए विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा में कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहां एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा, मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री और AD जो भुजा है वो BC पर लंब है, ठीक है। तब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। फर्स्ट में आप देख लीजिए कि एक कोई त्रिभुज ले लीजिए, यानी त्रिभुज DBA समरूप त्रिभुज ABC, यानी पूरे बड़े त्रिभुज की, यानी A त्रिभुज ये पूरे त्रिभुज का समरूप हो जाएगा। एक पार्ट प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट प्रूफ करना है, अब इस त्रिभुज को ले लीजिए, यानी त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, DAC समरूप त्रिभुज हो जाएगा ABC के, ठीक है। और फिर त्रिभुज हम लोग ले लेंगे तीसरा में, त्रिभुज DBA एक त्रिभुज होगा, वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ये जो DAC का। अब यहां से पता चल गया कि इस त्रिभुज पूरा का समरूप है, ये त्रिभुज पूरा का समरूप है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी आपस में समरूप होगा। ये हमें तीन यहां पर रिजल्ट तैयार करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ, ठीक है। रचना की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना हम लोग एक पॉइंट का समझ सकते हैं कि इसको मान लीजिए कोण 1 है, ठीक है, और इसको कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में फर्स्ट वाले अगर प्रूफ करना है तो हम लोग लेकर चलेंगे कि चूंकि AD लंब है BC पर, AD क्या है, BC पे लंब है, तो आपको पता है कि जब लंब होगी तो 90 डिग्री बनेगा ही। तो अब हम लोग दोनों त्रिभुज में लेकर चलेंगे। अगर AB लंब है BC पे तो दोनों त्रिभुज में हम लोग लेकर चल सकते हैं और इसको हम लोग आसानी से लेकर चलते हैं। तो त्रिभुज, अब आइए ABD एवं त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABD और त्रिभुज ABC में चलेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, सो देख लीजिए। तो एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल ABC के लिए चलेगा तो ABC, ABD में अगर आइएगा तो ABD इक्वल टू एंगल ABC, दोनों एक ही एंगल की बात की जा रही है। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि यह एंगल उभयनिष्ठ है या कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, यानी ये एंगल जो है इस एंगल का भी पार्ट है और कंप्लीट पूर्ण एंगल का भी या मूल एंगल का भी पार्ट है, तो उभयनिष्ठ हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि एंगल ADB बराबर एंगल BAC, ये 90 डिग्री होगा, दोनों में 90 डिग्री है। अब देखिए ये छोटे एंगल में ये 90 डिग्री है और बड़े में ये 90 डिग्री है, तो 90 से भी दोनों इक्वल होगा। अभी आपने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो यहाँ ए भी एंगल बराबर है, ए भी एंगल बराबर है, तो ए समरूपता से सिंपली लिख सकते हैं कि ए समरूपता से। यहां पर एक ट्रिक है कि जो भी चीज हम लोग एंगल जैसे बराबर होता है उसी तरह को हम लोग त्रिभुज का अरेंजमेंट रखते हैं। तो त्रिभुज यहां देख लीजिए B, यहां लिख सकते हैं
बी डी इस त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज में चल रहा है, कोण बी और कोण डी बराबर है, फिर ए लिख सकते हैं, बी डी ए समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब इसी तरह से लिखे बी ए सी, ठीक है। इसको अब जब हम लोग अरेंज कर सकते हैं तो जैसा हमारा क्वेश्चन दे रहा था तो क्वेश्चन के मुताबिक भी चल जाएगा कि डी बी ए समरूप त्रिभुज, ये हो जाएगा ए बी सी। एक पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि कोई भी दो त्रिभुज में कैसे समरूप प्रूव करेंगे, तो केवल दो एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा तो वो हमारा समरूप हो जाता है। अब आइए जो सेकंड जो एंगल है और पूरे मूल जो त्रिभुज है उस पर भी चलेंगे, तब आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब यहां आइए त्रिभुज एडीसी एवं त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। सेम उसी तरह से एंगल एसीडी इक्वल टू एंगल एसीबी, ये क्या होगा, उभयनिष्ठ है, ठीक है। फिर एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल सीएबी, ये 90 डिग्री। तो फिर यहां ए समरूपता से लिखेंगे, ए समरूपता से क्या होगा, एंगल सी डी, ध्यान देना है बीच वाला जो पार्ट होता है इसका बीच वाले पार्ट से लेकर चलते हैं, सी डी यानी इसमें सी डी तो थर्ड है आपका ए, समरूप हो जाएगा। इसमें आइए सी ए और तब हो जाएगा बी से, अरेंज कीजिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे जो क्वेश्चन हमारा है, डी पहले है तो एंगल डी, उसके बाद ए है तो ए, उसके बाद सी है तो सी, तो डी ए सी समरूप। तो देख लीजिए डी बीच में था, यहाँ बीच में ए हो जाएगा, यहाँ ए लास्ट में है तो यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ फिर सी हो जाएगा, तो इसलिए डी ए सी ए बी के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को जब हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे तब मिल जाएगा। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो गया, ये समरूप हो गया, तो ये दोनों एबीसी कैंसिल हो जाएगा। इसको कंपैरिजन करेंगे तब मिलेगा कि त्रिभुज डीबीए, ठीक है, समरूप त्रिभुज आ जाएगा डीएसी। तो इस तरह से तीनों पार्ट हम लोग को प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, और इसको आप आसानी से समझ लीजिए। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर सारा इसका आपका बना हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। अब आइए एक थ्योरम और है, एक है कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में भी है। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है उस त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ वो समरूप देखने में लगे, लंबाई और उसकी माप से कोई लेना देना नहीं हो। तो सपोज लेट कीजिए कि ए बी सी है और इसको हम लोग रख रहे हैं डी ई एफ, ठीक है। अब जब परिमाप की बात आती है तो इसकी भुजा की लंबाई की जरूरत होती है। तो कोण ए के सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कोण बी के सामने की भुजा का स्मॉल बी से और इसको स्मॉल सी से। इसी तरह से इसकी लंबाई स्मॉल डी हो जाएगा, इसको ई हो जाएगा और इसका एफ हो जाएगा। क्लियर। अब हमें जो प्रूफ करना है सो है सिंपल, यहां दिया हुआ है कि माना कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, ये समरूप है, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप अपॉन त्रिभुज डीईएफ का परिमाप इक्वल टू क्या है,
कोई भी इसकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ए बी का संगत भुजा हमारा डी है तो ए बी बटा डी ई, ठीक है। बीसी के संगत भुजा ई एफ है तो बीसी बटा ई एफ, और एसी का संगत भुजा डीएफ है तो यहां हो जाएगा एसी बटा डीएफ। ये हमें प्रूफ करना है। अब आइए प्रमाण की तरफ, प्रूफ, ठीक है। जैसा कि हम लोग चित्र में दिखा दिया था कि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में चलेंगे, तो यहां जो हम लोग को मालूम है वो इसके हिसाब से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ ये दे रखा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कह दिया है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तब बच्चों आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा मींस उसकी भुजाएं समान अनुपातिक हो जाएगा। तो इसकी भुजाएं समान अनुपातिक में ए बी बटा डी ई इक्वल टू बी सी बटा ई एफ इक्वल टू ए सी बटा डी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फिगर के हिसाब से चलिए कि ए बी की जो लंबाई है हम लोग इसमें क्या रख रहे हैं, सी रख रहे हैं। डी की जो लंबाई है यहां देख लीजिए डी ई की लंबाई है जो एफ है, ठीक है। बीसी की जो लंबाई है वो ए है, और ईसी की जो लंबाई ई एफ की जो लंबाई है, ठीक है, ई एफ ए बी बटा डीई, ठीक है, एसी बटा डीएफ। हाँ, बीसी के जो होगा वो ईएफ के बराबर हो जाएगा, यहाँ ईएफ के बराबर हो जाएगा। तो बीसी का ए है तो ईएफ की वैल्यू हो जाएगा डी, और एसी आपका बी है तो यहाँ हो जाएगा ई। तो इस तरह से हमें मालूम हो जाएगा, और ये सब के बराबर के हो जाएगा क्योंकि अनुपात कुछ ना कुछ अनुपात होता है। तब यहां पर देख लीजिएगा कि C बराबर के एफ एक पार्ट, A बराबर डी एफ दो पार्ट, और B बराबर ई के तीन पार्ट, ठीक है। इसके अलावे आप लोग को यह भी पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग चलेंगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी ये त्रिभुज एबीसी के तीनों भुजाओं का माप ही परिमाप कहला जाएगा। तीनों भुजा की माप हम लोग देख रहे हैं तो ए बी सी। अब इसको लेके चलेंगे ए बी सी के बदले, तो यहाँ a बराबर डी एफ है तो डी एफ लिखा जाएगा, प्लस b बराबर आपका ई के है, ई के लिख दीजिए, ई के है, प्लस हाँ c बराबर के एफ तो के एफ लिखा जाएगा। तो इस तरह से के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा d प्लस ई प्लस एफ, इसके बराबर हो जाएगा। अब जो हम लोग का जो थ्योरम बता रहा है या जो क्वेश्चन कह रहा था कि इसके परिमाप का अनुपात इसके बराबर हो जाएगा, तो अब हम लोग उस पर चलेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए त्रिभुज एबीसी का परिमाप अपॉन त्रिभुज डीएफ का परिमाप, ठीक है। तो एबीसी का परिमाप हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ये हो जाएगा डी प्लस ई प्लस एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एबीसी जो अभी हम लोग देखा कि एबीसी का जो वैल्यू है वो कितना है, के इंटू कितना होगा, या के इंटू डी प्लस ई प्लस एफ के बराबर था, और ये नीचे है डी प्लस ई प्लस एफ के बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी के हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू पता चल गया कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप अपॉन त्रिभुज डीएफ का परिमाप बराबर के, और के हम लोग किसको माना था, शुरू में ही के जो माना था कि ए बी बटा डी ए सब के बराबर के मान लिया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भुजाएं का अनुपात भी इस के बराबर था और परिमाप भी के बराबर है। तब इस प्रकार, ठीक है। अब फाइनल जो है हमारा मिल जाएगा कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटा त्रिभुज डीईएफ का परिमाप बराबर ए बी बटा डीई, बीसी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। प्रूव्ड।
तो इस तरह से किसी भी दो त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज हो तो उसके परिमाप का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसी तरह से रिलेटेड बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है जो अनुपातिक रिलेशन का बताता है और मैं बता दूं कि कैसे हम लोग उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए तो देखिए जो अभी हमने 2-3 थ्योरम बताया आप लोग को, उससे रिलेटेड को आप लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है, मैं उस पर आपको फोकस कर दे रहा हूं कि कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि PS समांतर है QS का, ध्यान देना है कि PS जो है QR के समांतर हो तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल POS ये जो एक ट्रायंगल है वो समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ROQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है 2 नंबर में। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि ये दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में दोनों भुजाएं PS और QR आपस में समांतर है, तो समांतर के बीच का जो कोण होते हैं आप जैसे संगत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, वो सब आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में सिर्फ हमें दो कोण अगर मालूम हो जाता है कि एक त्रिभुज का दो कोण, दूसरे त्रिभुज का दो कोण, तो आपस में समरूप हो जाता है। तो इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिंपल अलग अलग दोनों त्रिभुज को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हल के सेंस में हम लोग क्या चलेंगे कि त्रिभुज POS और त्रिभुज POS और त्रिभुज QOR में लेकर चलेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग पॉइंट दे रखे हैं कि एंगल A, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो A और ये एक तिर्यक छेदी रेखा समझ जाइए इसको, PR को, ये दोनों समांतर रेखा के बीच में, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में एकांतर कोण हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में एकांतर कोण हो जाएगा, और दो समांतर रेखाओं के बीच का एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो यहां हम लोग वही चीज को लाया है कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, कारण कि एकांतर कोण है। फिर PS और QR के समांतर है, PR एक तिर्यक रेखा है, तो एंगल 1 और एंगल 4 के बराबर है। तो इस त्रिभुज का 1 4 के बराबर हो गया, इस एंगल का 2 3 के बराबर हो गया, मीन्स त्रिभुज के दो जो कोण होते हैं दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया, तो ये समान कोणिक हो जाएगा। और AA समरूपता से फिर त्रिभुज POS समरूप त्रिभुज ROQ हो जाएगा। बस इतनी सी आपको करना था इसमें। अगला है जो अभी हमने प्रूफ किया था कि कोई भी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से अगर लंब डालेंगे कर्ण पर तो वो एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो उसी पर आधारित है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, ये जस्ट लाइक फॉर्मूला का भी काम करता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो लांबिक रेखा होगा, जो CD की लंबाई होगा, ये दोनों अनुपातिक भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि CD स्क्वायर बराबर BD इंटू AD, यानी CD का लंबाई जो होगा AD और BD के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी है और एज ए प्रूफ भी हो जाएगा, आपका रिजल्ट में मिल जाएगा। तो सिंपली क्या करना है कि त्रिभुज ADC में चलेंगे, और त्रिभुज ADC में हम लोग जब चल रहे हैं तो कोण A जो है, ठीक है, और कोण दो है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, कारण कि एंगल ये लंब खींचा गया था 90 है, तो बाकी शेष दो कोण भी 90 के योगफल के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज ACB में चलिएगा, ACB में पूरा में, तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि 90 के बराबर होगा। समीकरण 1 2 को लेकर चलेंगे तो 2 और 3 बराबर हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा। तो अब ये दोनों त्रिभुज जो होगा आपस में, जैसे अभी हम लोग जो कर्ण वाला लेकर चले थे, तो इस त्रिभुज में दोनों जो होगा, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा, दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके जो भुजाएं होते हैं वो अनुपातिक होते हैं। तो यहां पर साबित हो जाएगा कि त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज ADC, ध्यान देना है ADC, और त्रिभुज CDB इस तरह से। एक चीज यहां पर मैं मार्केबल बात बता रहा हूं आप लोग को, जो ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी त्रिभुज में समरूप जब होता है तो जिस पार्ट से होता है, जैसे मान ली ABC है तो CAD है, तो उसी अनुपात में उसके कोण बराबर होते हैं, उसी अनुपात में उसकी भुजाएं अनुपातिक होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ADC समरूप हो रहा है CDB का, तो इसका मतलब एक एंगल जो है A एंगल C के बराबर होगा, एंगल D जो है एंगल D के बराबर होगा, एंगल C एंगल B के बराबर होगा, और भुजा में AD
CD के संगत हो जाएगा, DC जो है DB के संगत हो जाएगा और AC जो है वो CB के संगत हो जाएगा। तो यहाँ हमें जो जरूरत है उसी को लिखना है। तो AD, ये फर्स्ट दो ले रहे हैं, AD संगत बराबर हो जाएगा CD के, और DC जो हो जाएगा, DC जो है वो आपका BD के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को जब इक्वेटिंग करेंगे तो AD BD CD CD से CD स्क्वायर, इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है कि कोई भी किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब खींचा गया रेखा वो जो जिस भुजा पर वाकई मिलती है तो उसकी भुजाओं के जो खंड होता है उसके गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से देखा। अब एक है कि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा जो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके लिए क्या किया कि सिंपली दो त्रिभुज आप बना लीजिए, सिर्फ देखने में समरूप होना चाहिए, लंबाई से कोई लेना देना हमें नहीं है। साबित करना है कि ये त्रिभुज जो है का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इसकी संगत भुजा, संगत मतलब AB की संगत DE हो जाएगा, BC की संगत EF हो जाएगा और AC की संगत DF हो जाएगा, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मीन्स AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें एक रचना डालनी है। रचना में ये डालना है कि AM लंब खींचेंगे BC पर और DN जो लंब खींचेंगे EF पर। जब ऐसा लंब खींचा जाएगा तो एक एक पार्ट में हम लोग, दो पार्ट में इसको हम लोग प्रूफ लेकर चलेंगे। तो यहां पर मिल गया कि कोण एंगल A कोण एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल F से बराबर होगा। कारण शुरू में ही हमने लिख दिया था कि त्रिभुज समरूप है, और जब त्रिभुज समरूप है तो उसके सभी कोण आपस में बराबर होगा और भुजाएं भी अनुपातिक हो जाती है, एकदम स्वतः हो जाएगा। ठीक है, तो अब AB DE भी बराबर हो जाएगा, BC EF सब आपस में बराबर होगा। तब ये जब ये अनुपात बराबर है, जिसको क्यूब भी कर देंगे तब भी अनुपात बराबर होगा, स्क्वायर भी कर देंगे तब भी अनुपात बराबर हो जाए। तो इसलिए इतना जब बराबर हो गया तो उसको डिसिंप्लाई करके उसके वर्ग का भी अनुपात बराबर हो जाएगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट रखेंगे। अब हम लोग लेके चलेंगे कि जो दोनों त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे। क्षेत्रफल पता करने की कोशिश करेंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है ABM और DEN। तो ABN में एंगल B एंगल E के बराबर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन से दिया हुआ, चूंकि समरूप था तो समरूप में दोनों संगत कोण आपस में बराबर है, दोनों संगत कोण था। और AMB DN जो लंब खींचा गया था उससे वो लांबिक हो गया, और A समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा तो भुजाएं इसके अनुपातिक हो जाएगा। तो AB बटा DE बराबर AM बटा DN। अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई पर, तो हाफ इंटू BC इंटू AM, और DEF को निकालेंगे हाफ इंटू EF इंटू DN। तो इस तरह से हाफ ऑफ साफ हो गया, और BC बटा EF AM इंटू DN इस तरह से आ गया। अब हम लोग जो प्रूफ किया ऊपर में AB बटा D बराबर AM बटा DN, तो AM बटा DN के जगह पर AB बटा D हो जाएगा, और BC बटा EF इंटू BC बटा EF है, क्योंकि AB BC सब बराबर था आपस में, तीसरे से आपस में बराबर होगा BC स्क्वायर EF स्क्वायर। तो इस प्रकार से अब सभी भुजाओं पर लांबिक डाल के हम लोग आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तब कहीं जाके हम लोग का आ जाएगा कि ये है सभी जो भुजाएं होगा आपस में इसमें बराबर होगा, और तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DF सब आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप देख सकते हैं और देखकर इसको आसानी से बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव में भी आता है, जैसे दे देगा, और ऐसे 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। सिंपली दे देगा कि किसी भी एरिया का जो दो त्रिभुज है उसका एरिया दिया हुआ तो उसका भुजा का अनुपात कितना होगा, या भुजा का दिया हुआ तो उसका एरिया का अनुपात कितना होगा, इससे रिलेटेड होता है। तो देखिए एक BC 4 EF 5 एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो कहता है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो चूंकि त्रिभुज DEF और ABC दोनों समरूप है, तो अभी जो थ्योरम हम लोग पढ़ा कि जब समरूप होते हैं तो उसका जो एरिया होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा सेटअप हो जाएगा। अब जो वैल्यू दिया हुआ और रख दिया गया, 64 एरिया नहीं मालूम था, रखने के बाद एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का मान आप आसानी से कैलकुलेट करके 100 cm स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, खाली इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है। इसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें एरिया का अनुपात मालूम हो जाएगा। एक
माध्यिका की लंबाई पता दूसरी माध्यिका का निकालना है तो इसमें भी हम लोग आसानी से इसी तरह से निकाल सकते हैं और माध्यिका का वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो माध्यिका के वर्ग के सेंस में हम लोग 8.8 इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर स्मरणीय तथ्य दे रखे हैं जो अभी तक मैंने आप लोग को बताया कि इस समरूप त्रिभुज में क्या क्या हमें पढ़ना था और क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत था। तो एज ए स्मरणीय तथ्य है या समरी है कि सबसे पहले हमने पढ़ा मतलब किसी भी त्रिभुज के समरूप तभी कहा जाएगा जब उसके संगत कोण और बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। एक शर्त हमने पढ़ा था। दूसरा पढ़ा कि समरूपता को दर्शाने के लिए जब अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजाएं अनुपातिक होता है, कोण बराबर हो जाते हैं। तीसरा पढ़ा कि त्रिभुज आपका समरूप होगा तो ए समरूपता की कसौटी पढ़ा, फिर एस समरूपता की कसौटी पढ़ा। एस में भी क्या होता है, एस में आपका दो भुजाएं रहेगा, एक कोण रहेगा तो उससे भी समरूप हो जाता है। ए में दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे के दो कोण के बराबर होगा तो ये समरूप हो जाएगा। एक जो अभी हमने प्रूफ किया था कि अगर कोई समकोण हो और समकोण से किसी आधार पर लंब खींचा जाए तो जो लांबिक जो दूरी होगी वो दोनों भुजाओं के गुणनफल, ये जो बटा हुआ जो भुजा होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा और वो तीनों आपस में समांतर हो जाता है। तो ये भी आप लोग को एक रिजल्ट दिया गया, पढ़ाया गया। दो समरूप त्रिभुज के बारे में भी इसमें हमने देखा कि माध्यिका का अनुपात परिमापों का अनुपात उसके संगत कोणों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। त्रिभुज की ऊंचाई भी उसके संगत ऊंचाई के बराबर हो जाता है। त्रिभुज के माध्यिका का अनुपात भी दूसरे त्रिभुज के माध्यिका के अनुपात के बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल जो होगा दोनों भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। इस तरह से फिर आपके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है, इसको आप लोग बनाइए। बहुत आसान है, अगर कहीं पर से नहीं समझ में आता है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जो भी अभी तक पढ़ाया उसी से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। जैसे दो समरूप आकृतियां किसको कहा जा सकता है, तो आकार समान हो, आमाप समान हो, क्षेत्रफल बराबर, परिमाप बराबर हो। तो इसमें हमने देखा केवल समरूप में रूप से समान होना चाहिए, लंबाई से या उसके और भी कोई मापक से कोई लेना देना नहीं होता है। तो केवल हम लोग इसमें देखते हैं कि आकार से सिर्फ बराबर हो तो हमारा इस स्थिति में ए आंसर आ जाएगा। फिर देखा सभी वर्ग के बारे में मैंने बताया था। तो सभी वर्ग क्या होगा, तो सभी वर्ग आपस में समरूप हो सकते हैं, क्योंकि सभी वर्गों में कोई जरूरी नहीं कि सभी की भुजाएं समान हो। वर्ग तो सिर्फ शेप से ही वर्ग हो सकता है, कोई भी भुजाएं आपका भिन्न भिन्न हो सकती है। सभी वर्ग का मतलब दो या दो से अधिक वर्ग की बात है। तो यहाँ पर ए आपका समरूप आंसर हो जाएगा। एक बड़े वृत्त और छोटे वृत्त समरूप होते हैं, इसमें भी समरूप हो गए। क्यों? क्योंकि केवल त्रिज्याएं उसके बराबर हो या ना हो फिर भी वो समरूप होते हैं। इनके आकार समान हो, इनके आमाप समान हो, इनके क्षेत्रफल, तो सिर्फ केवल इसके आकार समान होना चाहिए। ठीक है। दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याएं हो तो वो समरूप होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आपका ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है, इसको देखिए और आंसर भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं और आप इसको आप बनाइए। अगर कहीं पर नहीं समझ में आता है तो बेहिचक आप इसको आप मेरे से नंबर है, नंबर से भी आप कॉल कर सकते हैं। इवन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिखिए, लिखने के बाद आपको आंसर इसको दिया जा सकता है या और भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन बताया जा सकता है। तो सभी का आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों को देखने की जरूरत है। आप जितना देखिएगा, समझिएगा, बनाइएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। इस तरह से गया गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग के एक सुनहरा अवसर लेकर आया है फिर से, खास करके पिछले ईयर के भांति इस पर भी हम लोग आप लोग को एक अनूप पहल कहिए जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निरंतर चलता रहा है। और खास करके पिछले बार भी हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ था। बच्चों आप लोग खुद और अपने दोस्तों में भी इसे इतना शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाभान्वित हो और हमारी जो सोच है उस सोच पर हम लोग भी अपने आप को लगे कि हाँ जो काम कर रहे हैं आप लोग के बीच में एक कारगर साबित हो रहा है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का क्लास यहाँ पर है। अगले क्लास में मैं पाइथागोरस प्रमेय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू।